नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी सीटेट पेपर 1 में 7 फरवरी 2023 को जो आपका सीडीपी से प्रश्न पूछा गया था, वे सभी प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि कब पूछा गया था, 7 फरवरी 2023 को सीटेट पेपर 1 में। बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र में सीडीपी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उन 30 प्रश्न का आज चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, यानी 29 प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगातार फॉलो कीजिए, इसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा। तो आप कंटिन्यू लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए और इसी क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 फरवरी 2023 को जो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। पहला प्रश्न कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। देखिए, बच्चों में प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है। बच्चों जो होता है पहले आसान भाषा को सीखती है, उसके बाद धीरे धीरे वह कठिन भाषा की तरफ वह सीखती है। तो बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वह सरल से जटिल की तरफ, किधर होता है, सरल से जटिल की तरफ होती है। बच्चों को पहले आसान भाषा शब्दों से परिचित कराना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उनको कठिन शब्दों से परिचित कराना चाहिए। तो बच्चों में विकास का जो क्रम होती है वह सरल से कठिन की ओर होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर होगा, सरल से जटिल की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था। क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था। ठीक है, यह क्या है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल है। ठीक है, क्या है, संवेदनशील काल है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश कहलाती है। देखिए, बच्चे जो है अपने समाज में बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, यह कहलाती है आपकी समाजीकरण। क्या कहलाती है, आपका समाजीकरण कहलाती है। बच्चे जो है ना समाज से भी सीखते हैं। ठीक है, बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो यह क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, यह क्या कहलाती है, आपका समाजीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, समाजीकरण। बच्चे समाज से, परिवार से, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, तो यह सीखना क्या कहलाती है, आपका समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, बच्चे जो समाज से सीखते हैं वो यह सीखा गया क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, समाजीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु अस्थायित्व की योग्यता आ जाती है, कौन सी अवस्था में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो संवेदी चालक अवस्था, इसमें बच्चे जो है होता है उन वस्तु अस्थायित्व के गुण आ जाती है। किस अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, संवेदी चालक अवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। जीन पियाजे के जो जीववाद का सिद्धांत है ना, उसके अनुसार एक बच्ची सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो क्या है, रोशनी देता है। अपनी सोच में क्या दर्शाती है वह बच्चे अपने सोच में क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जीववादी चिंतन दर्शाती है। क्या दर्शाती है, जीववादी चिंतन को दर्शाती है कि क्या है, सूरज क्या है, सजीव है। तो क्या दर्शाती है, जीववादी चिंतन को दर्शाती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, जीववादी चिंतन।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न की निम्न में से कौन सी संकल्पना लय वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। निम्न में कौन सी संकल्पना लय वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए तो स्कीमा जो है ना, स्कीमा ये लय वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा स्कीमा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की लय वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। लय वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या अवलंबन देना, यह क्या है, लय वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या अवलंबन देना। यह क्या है, लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के लिए निहितार्थ के अनुरूप कथन सही है। ठीक है, यह शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार या अवलंबन देना। यह क्या है, लय वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही कथन है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता होती है। तो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता है कि नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है कि इसमें बच्चे जो है ना उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं से क्या है, पा लेते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भाषाई बुद्धि जो एक बुद्धि की प्रकार होती है, इसका वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका 2nd होगा, भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर जगह, भाषाई बुद्धि का वर्णन कौन किया था, आपका हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, भाषाई बुद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है, क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारे सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, क्या करना चाहिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 कि मोहन ने घर और समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। मोहन घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक क्या है, लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है,
राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये दर्शाता है आपका जेंडर प्रारूप। क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादी, जेंडर प्रारूप दर्शाती है, ठीक है, कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की का ड्रेस नहीं पहन सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है आपका, जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, जेंडर प्रारूप, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो एक ही कक्षा में ठीक है, अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को सीखने की जो प्रक्रिया है यह कहलाती है आपका विभेदित निर्देश। क्या कहलाती है, विभेदित निर्देश कहलाती है। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदित निर्देश कहलाती है। ऑप्शन आपका ए का राइट आंसर हो जाएगा, विभेदित निर्देश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न के सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, बताइए राइट आंसर इसका। तो सहयोगात्मक परियोजनाएं होती है। क्या होती है, सहयोगात्मक परियोजनाएं होती है आपका एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में, ठीक है। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका होता है आपका सहयोगात्मक परियोजनाएं। तो ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षार्थियों को आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, बताइए राइट आंसर। तो शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। यह क्या है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होती है कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करें और सीखने को बढ़ाने के लिए इस पर क्या है, उसमें संशोधित करें। तो यह क्या है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होती है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशन। क्या होगा, समावेशन होगा। समावेशन में क्या होती है कि बच्चों की अभिरुचि, उनकी ज़रूरतें और परिवेश की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प क्या है, दिया जाता है। तो यह क्या कहलाता है आपका, समावेशन कहलाता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न के निम्न में क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बढ़ावा नहीं देता है। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। तो उसका राइट आंसर केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना यह कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहारों मनाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न के पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे होते हैं। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये होगा आपका पठन वैकल्य। क्या होगा, पठन वैकल्य। इसमें बच्चों जो है ना, इसमें बच्चों को पठन संबंधी विकार होती है, पठन वैकल्य, जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसमें बच्चे जो है ना, वह अक्षरों शब्दों को पढ़ने में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पठन वैकल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन आपका टू राइट आंसर होगा, पठन वैकल्य।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो श्रवण बाधित बच्चों, जो बच्चा सुन नहीं सकता है, उसके लिए शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है ये आपका श्रव्य किताबें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, श्रव्य किताबें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए? तो सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न पूछना चाहिए। ये तो नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर? खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना चाहिए। एक शिक्षिका को अपनी कक्ष में बच्चों की सृजनात्मक पक्ष की पहचान करने के लिए खुले जवाब वाले प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, तो बच्चा अपने साथ अनुभव जो स्कूल में लाता है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। क्या है? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपने साथ कुछ अनुभव कुछ अनुभव को भी लेकर आते हैं, तो उन अनुभवों को विद्यालय में क्या है? आगे बढ़ाया जाए। बच्चों की उन अनुभवों को उन अनुभवों को क्या है? विद्यालय में आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो खाली नहीं जाते हैं, वो अपने साथ भाषा और कुछ अनुभव लेकर भी आते हैं। ठीक है, तो उनकी भाषा और उनकी अनुभव को विद्यालय में क्या है? आगे बढ़ाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहला कथन है कि चीज़ों को बनाकर व कार्य करके। हाँ, सही बात है। बच्चे जो है ना पहले चीज़ों को बनाते हैं, फिर उस पर क्या है? कार्य करके सीखता है। पढ़कर व लिखकर, यह भी कथन सही है। बोलकर और सुनकर, यह भी कथन सही है। सोचकर और मनन करके, यह भी कथन सही है। तो बच्चा जो है ना इन चार तरीके से सीखते हैं, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर और लिखकर, बोलकर और सुनकर, सोचकर व मनन करके। इन चार तरीकों से बच्चों सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। चारों कथन सही है बच्चों के सीखने के बारे में। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, 1 2 3 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। जिस कक्षा कक्ष में शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, उस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो जिस कक्षा कक्ष में शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए क्या है? अवसर देता है, और उस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी का जो है ना विकास बेहतर ढंग से होती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तो वह अपनापन की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? अपनापन की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, अपनापन। ठीक है, यानी बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करना है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अपनापन की भावना को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, अपनापन। अगला प्रश्न की समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो तार्किक सोच से। समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है तार्किक सोच से बेहतर होती है। ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, तार्किक सोच। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। तो बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां जो है बच्चों की सोच में क्या है? झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है। बच्चों की त्रुटियां भ्रांतियां जो है ना बच्चों के सीखने में क्या उसका
अर्थपूर्ण मौका देती है बच्चों की सोच में झांकने के लिए। क्या है? अर्थपूर्ण मौका देती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भ्रांतियाँ त्रुटियाँ जो है बच्चों के सीखने में मदद देती है, तो वो बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न की डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ऊब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न यहां पर दिया हुआ अभिकथन ए। अभिकथन ए है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। बच्चों में डर पैदा करके सीखने का सुसाध्य पैदा नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों को जब डरा कर सिखाएंगे तो बच्चे कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो बच्चे में सीखने के लिए डर पैदा करके सिखाना जाना चाहिए, एक तो गलत कथन है। कारण इस कार्य दिया हुआ है कि इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। नहीं, ये भी कथन आपका गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली ये नहीं होती है। तो अब बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सही कथन को चुनना है आपको। ये दोनों कथन गलत है। दोनों कथन क्या है? गलत है। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने के लिए सुसाध्य किया जाना चाहिए, एक कथन क्या है? गलत है। बच्चों में सजा दे करके, मार पीट करके, दंड देकर पढ़ाया जाए और उसमें शिक्षा पैदा किया जाता है, यह क्या है? यह क्या है? इसका ये कथन गलत है। दूसरा कि इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली होता है। इनाम दे करके, सजा दे करके बच्चों को सिखाया जाए, यह बेहतर है, प्रभावशाली है? नहीं, ये भी कथन क्या है? गलत है। तो आपका दोनों कथन गलत है। ए और आर दोनों गलत है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? पहला है यहाँ पर दिया कथन विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, और तीसरा कथन है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, और चौथा कथन है सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो यहाँ देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, तो सीखने को प्रभावित करता है विद्यार्थी की अभिरुचि। यदि विद्यार्थियों को पढ़ने में क्या है? अभिरुचि नहीं है, मन नहीं है, तो क्या है? सीखने को प्रभावित करेगा। तो ये भी कथन सही है। दूसरा है संकल्पना की कथित प्रासंगिकता। तो ये भी कथन आपका सही है, बच्चों के सीखने को क्या है? प्रभावित करता है। तीसरा है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर। यदि बच्चों की विकास सही नहीं हो तो बच्चे सही से नहीं है, क्या है? बच्चों को यदि आप पढ़ा रहे तो वहाँ पर यदि शैक्षिक माहौल अच्छा नहीं है तो वहाँ बच्चों का विकास में क्या है? असर करेगा। तो बच्चों की विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर भी इसका क्या है? सीखने में प्रभाव कारक होता है। चौथा है सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। यदि सीखने सिखाने की पद्धतियाँ अच्छी नहीं है तो वहाँ भी बच्चे क्या है? अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर चारों कथन आपका सही है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों कथन आपका सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ये अभी ये कारक जो है सीखने को प्रभावित करता है। ये चारों कारक क्या है? आपके बच्चों के सीखने में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ये सभी चारों कथन जो है ना बच्चों के सीखने को क्या है? कारकों को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और लास्ट प्रश्न आपका CDP का है। लास्ट प्रश्न आपका 30 है। प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? तो तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करती है। ठीक है, ये तीनों कारक जो होता है व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? व्यक्ति,
वातावरण व व्यवहार के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ये तीनों जो होता है आपका, तीनों कारक, ये व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 2023 को जो आपका सीटेट पेपर 1 में CDP से जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।